बैंकरों द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से केंद्रीय बैंक बनाने की कोशिशें तेजी से शुरू हुई। 1907 में अफवाह फैलाई गई कि कुछ बैंक फेल हो गए हैं, जिससे लोगों ने अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया और सच में ही बैंक फेल होना शुरू हो गए। बाद में पता चला है कि ये अफवाह मॉर्गन की ओर से फैलाई गई थी। मॉर्गन ने अपने खुद के बैंक बचाने के लिए $10 करोड़ का सोना यूरोप से मंगा लिया था। अमेरिकी सांसद लिंडबर्ग ने आरोप लगाया कि बैंकर्स ने 1907 में आर्थिक दिक्कत पैदा की। इसके बाद अमेरिकी संसद ने सांसद नेल्सन एल्ड्रिच की अध्यक्षता में 1907 की त्रासदी को लेकर एक जांच बैठाई गई। नेल्सन एल्ड्रिच मशहूर बैंकर जॉन डी रॉकफेलर जूनियर का ससुर था। समाधान के रूप में बैंकर्स ने सरकार को एक केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया और 1910 में जेकल द्वीप पर बैंकर्स ने एक खुफिया बैठक करके एक कानून की रूपरेखा बनाई, जिसे अमेरिका की संसद में पास कराना था। इस बैठक में जो मुख्य लोग शामिल थे उनके नाम हैं नेल्सन एल्ड्रिच, पॉल वारबर्ग, पियाट एंड्रयू, हेनरी डेविसन, आर्थर शेल्टन, फ्रैंक वेंडरलिप और बेंजामिन स्ट्रॉन्ग। इस बैठक की अध्यक्षता को एल्ड्रिच ने की थी, परंतु इसके पीछे के मास्टरमाइंड पॉल वारबर्ग और जेपी मॉर्गन थे। पॉल वारबर्ग अमेरिका में रॉथशिल्ड के खास आदमी कोहून और लोएब का पार्टनर था। फ्रैंक वेंडरलिप न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बैंक सिटी बैंक का अध्यक्ष था और बेंजामिन स्ट्रॉन्ग उस समय मॉर्गन की बैंक ट्रस्ट कंपनी का अध्यक्ष था। बैंकर्स के इस प्लान को एल्ड्रिच प्लान भी कहा गया। फ्रैंक वेंडरलिप ने बैठक में बारे में बाद में लिखा कि हम सबको निर्देश थे कि हमें एक एक करके और बिना किसी चहल पहल के रेलवे स्टेशन तक आना था, जहां नेल्सन एल्ड्रिच की निजी कार हमारा इंतजार कर रही होगी। हमें यह बात किसी को पता नहीं लगने देनी थी, क्योंकि अगर लोगों तक यह बात पहुंच गई कि यह बैंकिंग बिल हमने मिलकर लिखा है, तो संसद में किसी भी शर्त पर यह पास नहीं हो पाता। बिल तो तैयार था, पर समस्या यह थी कि उस समय का राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड ट्रेफ इस बिल को कभी पास नहीं होने देता। इसलिए 1912 में वुडरो विल्सन को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में आर्थिक मदद के बदले फेडरल रिजर्व एक्ट नाम का कानून पास करने को कहा गया। नाम में फेडरल शब्द भ्रमित करने के लिए रखा गया, ताकि जनता को लगे कि इसका संबंध केंद्र सरकार से है। 23 दिसंबर 1913 को, जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियों में व्यस्त थे, सरकार ने अमेरिका की गुलामी का यह कानून पास कर दिया। बाद में विल्सन ने पश्चाताप में लिखा, हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केंद्रित है, इसलिए देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियां कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है। हम लोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में से एक बन गए हैं। अब सरकार मुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में हो चली है। सांसद लिंडबर्ग की चेतावनी। फेडरल रिजर्व एक्ट के पास होने के समय अगर कोई सो नहीं रहा था तो वो था सांसद चार्ल्स लिंडबर्ग। सांसद लिंडबर्ग ने इस एक्ट को सदियों का सबसे खराब वैधानिक अपराध बताया और कहा कि जब राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो एक अदृश्य सरकार पूंजी की ताकत के बल पर कानूनी मान्यता प्राप्त कर लेगी। हो सकता है कि ये बात लोगों को अभी पता न लगे, लेकिन कुछ साल बाद जरूर समझ आने लगेगी। उन्होंने सबको सावधान किया कि फेडरल रिजर्व बोर्ड बाजार के ऊपर और नीचे गिरने वाले क्रम को ब्याज दर में थोड़ा सा बदलाव करने से प्रभावित कर सकता है और ब्याज दर में बड़ा बदलाव करने से बहुत बड़ा
उतार चढ़ाव भी ला सकता है और इससे फेडरल रिजर्व बोर्ड के पास भविष्य में आने वाली किसी भी आर्थिक बदलाव की खबर पहले से ही हुआ करेगी, जैसे कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। ये तो एक विशेषाधिकार रखने वाले समूह के पास एक बहुत विचित्र और खतरनाक ताकत आ गई है। देश की अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल मुनाफाखोरी करने वाले समूह को सौंप दिया गया है। ये एक निजी व्यवस्था है जो सिर्फ इस उद्देश्य से बनाई गई है कि देश के लोगों के पैसे का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। फेडरल रिजर्व का मालिक कौन? अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व वास्तव में एक स्वतंत्र और निजी कंपनी है, जिसके लगभग 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंक है। यह इतना निजी है कि इसके शेयर स्टॉक मार्केट में बेचे या खरीदे नहीं जा सकते। सरकार इसकी मालिक नहीं है और न ही अमेरिका का साधारण आदमी। इनकी मालकियत व्यावसायिक बैंकों के हाथ में है। फेडरल रिजर्व बैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में अपना हिस्सा रखते हैं और न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व बैंक के पास पूरे फेडरल रिजर्व सिस्टम की 53% की हिस्सेदारी है। 1997 में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट थी कि चेज मैनहट्टन बैंक, सिटी बैंक और मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी उसके 3 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। 2000 में जेपी मॉर्गन और चेज मैनहट्टन एकत्रित होकर जेपी मॉर्गन चेज कंपनी बन गई। सिटी ग्रुप का रॉकफेलर साम्राज्य का ही एक हिस्सा है। रॉकफेलर और मॉर्गन की कहानी। अमेरिका में कई बड़े दिग्गज लुटेरे थे, परंतु जे पियरपोंट मॉर्गन, एंड्रयू कार्नेज और जॉन डी रॉकफेलर ही नेतृत्व करते थे। मॉर्गन का दबदबा वित्त पर था, कार्नेज का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर। 20वीं सदी की शुरुआत में मॉर्गन का अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट पर दबदबे के साथ अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों पर नियंत्रण था, जिनकी कुल संपत्ति $22 अरब के बराबर थी। मॉर्गन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया, बल्कि खरीदा था और उसे प्रतिस्पर्धी से घृणा थी। 1901 में मॉर्गन ने कार्नेज से खरीदी हुई मिली से अरबों डॉलर की पहली कंपनी यूएस स्टील बनाई। रॉकफेलर ने भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को खरीदकर निपटा लिया और उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पछाड़ते हुए पहली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका के वित्त और व्यवसाय का आधार मॉर्गन की फाइनेंस और यातायात तथा रॉकफेलर की तेल कंपनी ही थी। इस तरह से इन कंपनियों का आपस में गठबंधन हो गया। यह कहा जाता है कि आपसी तालमेल से अमेरिका की लगभग सारी अर्थव्यवस्था को ये ही नियंत्रित कर रहे थे। पहले रॉकफेलर और मॉर्गन एक दूसरे के दुश्मन थे। यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए थी, परंतु उन दिनों को ब्रिटिश वित्तदाता से यानी रोथशिल्ड से पूरा सहयोग मिलता था। चेज बैंक रॉकफेलर द्वारा खरीदा गया, जिसे रोथशिल्ड ने वित्तीय सहायता की थी। ये पैसे न्यूयॉर्क की एक बैंकिंग फर्म कोहन लोएब एंड कंपनी के माध्यम से आए थे, जो कि जर्मनी के एक अप्रवासी जेकब स्किफ के नियंत्रण में थी। स्किफ ने ये हिस्सेदारी रोथशिल्ड की वित्तीय मदद से बनाई थी। बाद में उसने कोहन को खरीद लिया और लोएब की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर ली। मैनहट्टन कंपनी भी कोहन, लोएब और वारबर्ग्स के बैंकिंग हित के माध्यम से रोथशिल्ड के नियंत्रण में आ गई। इस तरह एक और बैंकिंग वंश स्पष्ट रूप से उनका हो गया। 1955 में रॉकफेलर के चेज बैंक का विलय मैनहट्टन कंपनी के साथ हुआ, जो चेज मैनहट्टन बैंक बना। मॉर्गन परिवार की सभी बैंकिंग गतिविधियों का भी सीधे तौर पर इंग्लैंड से पता लगाया जा सकता है। वित्तीय संकट के बुरे दौर में भी मॉर्गन का बैंक उच्च पायदान पर रहता था। यह इस बात की पुष्टि करता है
बैंकों के बुरे दौर 1873, 1874, 1893 और 1907 में जब अन्य सभी बैंक घाटे में चल रहे थे, मॉर्गन के बैंकों ने हमेशा अपने व्यवस्था को अच्छे से चलाया रखा और पैसे की व्यवस्था बनाई रखी।